उसके बाद जो है यहाँ हमने ये न्यूमेरिकल देखा था। उसके बाद जो है यहाँ कुछ स्क्रूज़, सेट स्क्रूज़ वगैरह को हमने डिस्कस किया था। यार सेट स्क्रूज़ का तो आइडिया है ना अब आप लोगों को, उसमें तो कोई इशू नहीं है। अगर कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हो प्रीवियस लेक्चर से। अगर कोई चीज़ जो है हम आपको नहीं समझ आई तो उसको हम कवर कर सकते हैं। ओके चलें ठीक है। खामोशी का मैं मतलब यही समझूंगा कि जो है ना सब ओके है। अच्छा, इसके बाद हमने ये कुछ चीज़ें कवर की थी। पावर स्क्रूज़ को हमने स्टार्ट किया था, डिफरेंट थ्रेड्स जो थे उनको हमने कवर किया था। कि स्क्वायर थ्रेड्स होते हैं, एक्मी थ्रेड्स होते हैं, उसके बाद बटरस थ्रेड्स होते हैं। एक्मी थ्रेड्स जो हैं उनके दरमियान एंगल 29 डिग्री होता है। उसके बाद जो है थ्रेड्स वगैरह को हमने देखा कि मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग में जो है ये बन रहे थे। उसके बाद जो है आपके पास ये था टॉर्क रिक्वायर्ड टू लेज और लोअर द बॉडी। ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है थोड़ी सी। अगर आप लोगों को टाइम मिले ना तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने कर लेना। मैंने सिंपल ये फार्मूलाज ही कवर किए मैं, क्योंकि मुझे आपका आइडिया नहीं। अलबत्ता इंजीनियरिंग में जो है ये डेरिवेशन कह लें कि 2 बार मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाया है, दोनों बार ये इसकी डेरिवेशन ज़रूर आई है कि आपने इसको टॉर्क को रेज़ कैसे करना है उसकी डेरिवेशन, उसके बाद इसको लोअर करना है तो उसकी डेरिवेशन से इसको भी देख लेंगे। अगर नहीं समझ आएगी तो इसके ऊपर एक स्मॉल एक वीडियो बन जाएगी, या मैं आप लोगों को वीडियो का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जो मैंने इंजीनियरिंग के लिए लास्ट टाइम रिकॉर्ड की थी। सो आप सिंपली उसमें से ये वाला पार्ट देख लेना, ये कॉमन ही है सारों में। अच्छा, इसमें जो है हम यहाँ मौजूद थे। जो कुछ चीज़ें जो आप लोगों को मैं थोड़ी सी मेमोरी आप लोगों की फ़्रेश कराना चाहूँगा, वो बेसिकली इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें से सबसे पहले आपके पास यहाँ यूज़ हो रही होगी अभी न्यूमेरिकल में टर्म है डब्ल्यू। डब्ल्यू बेसिकली वो लोड है जो कि आप लोगों ने लिफ्ट करना है, या फिर अगर हमारे पास बेंच वाइज वगैरह है तो आपने जिसको क्लैंप करना है, बेसिकली वो लोड है आपके पास। टॉर्क जो है 2 तरह के टॉर्क होंगे। जो ओवरऑल टॉर्क है वो बेसिकली कहने के हमने वो इंस्टेंट फाइंड करना है जिसमें हम एग्जिस्टिंग जो रेजिस्टेंस है उसको हम फिलअप कर सकें। सो वो 2 तरह का टॉर्क होगा। एक वो टॉर्क होगा जो कि हमें स्क्रू का टॉर्क हमें ओवरकम करना होगा, स्क्रू और नट का, कि उसका जो रिक्वायर्ड उसका टॉर्क लेवल, अगर उससे ज़्यादा हम टॉर्क उसे प्रोवाइड करेंगे तभी आपके पास जो कह लें कि ये लिवर वगैरह है और जो ऑब्जेक्ट है हमारा जिसको हमने मूव कराना है वो मूव करेगा। दूसरा जो टॉर्क होता है वो आपके पास होता है कॉलर का। कॉलर आप लोगों को यहाँ नज़र आ रही है। कॉलर को आप कुछ ऐसे समझो कि यार ये बेसिकली एक आपके पास प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप लोगों ने लोड को रखा हुआ है और आप इसको लोअर कर रहे हो या अप लेके जा रहे हो, तो उसको हम कॉलर बोलते हैं। सो कॉलर के लिए भी जो है अगर टॉर्क आपने ओवरकम करना है तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। सो ये 2 टॉर्क होते हैं और ये 2 टॉर्क मिलके आपके पास ओवरऑल टॉर्क बनाते हैं, जो कि आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप जो है किसी भी लोड को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करा सकें। उसके बाद जो है यहाँ एक आर होगा जो कि मीन रेडियस ऑफ द कॉलर होगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम देख लेंगे, ये आर से डिनोट होगा। उसके बाद μ1 है जो कि आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द कॉलर, इसको भी हम देखेंगे अभी आगे चल के। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ और ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो कि ज़रा इम्पोर्टेंट हो गया कि एफिशिएंसी वाला है, ये भी इतना वो कवर हो जाएगा। ज़्यादा ही आपने ये भारी भरकम चीज़ों को देख के घबराना नहीं है, बहुत ईजी है ये। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ तक हमने ये लास्ट वीक में कवर कर दिया था, तो अब जो है हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर कोई यहाँ तक यार कोई मसले मसाइल हैं तो आप लोग पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो जो है मैं इसको आगे स्टार्ट करता हूँ। चलें ठीक है, यहाँ हमारे पास तकरीबन 10-11 पार्टिसिपेंट्स हैं। चलें ठीक है, डेट इज़ फाइन। बाकी जो है साथी उनको भी मैसेज कर दें कि वो आ जाएं, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट इम्पॉर्टेंट और इतना मैं टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, ठीक है। इंशाल्लाह हम जो है इसको कोशिश करेंगे कि 30-35 मिनट्स के अंदर हम आज के टॉपिक को रैप अप कर दें, क्योंकि हमने आज के टॉपिक में सिर्फ न्यूमेरिकल्स को ही करने हैं सिर्फ। सो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है जिसमें आपको ये बता रहा जो पावर स्क्रूज़ ही हैं, ठीक है। सो पावर स्क्रू में यह हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास ये लीड स्क्रू है लेथ का, और इसमें एक्मी थ्रेड्स यूज़ हो रहे हैं। एक्मी थ्रेड्स में अगर आप लोगों को याद हो तो उसने एक चीज़ आप लोगों को बता दी थी कि जो ये एंगल था ये आपके पास 29 था और इसको हम 2 बीटा बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम 2 बीटा क्यों बोलते हैं अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये समझ भी आ जाएगी। उसके बाद आउटसाइड डायमीटर हमें गिवन है, ठीक है, यानी कि हमारे पास मेजर डायमीटर गिवन है या फिर आप कह लो कि आउटर डायमीटर गिवन है। और हमारे पास जो पिच है वो भी हमें गिवन है कि 8 mm है। पिच आपके पास क्या होता है कि आपके पास अगर ये थ्रेड्स यूज़ हो रहे हैं सो एक थ्रेड से लेके दूसरे थ्रेड तक ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास पिच होता है।
द स्क्रू मस्ट एक्सर्ट एन एक्सियल प्रेशर ऑफ 2500 न्यूटन इन ऑर्डर टू ड्राइव द टूल कैरेज। ये बेसिकली ये कह रहा है कि अगर हमने जो है लेथ से ने जो जब जो है कह लें कि टूल को अगर उसने मूव कराना है तो उसको 2500 न्यूटन का लोड उसे कह लें कि या फिर फोर्स या प्रेशर उसे अप्लाई करना पड़ता है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो पहला T1 है और T2 यानी कि जो हमें टॉर्क रिक्वायर्ड होगा ना स्क्रू को और कॉलर को मूव कराने के लिए, वो बेसिकली 2500 न्यूटन की फोर्स से हम उसको ओवरकम करते हैं और हमारा जो टूल है वो कह लें कि जो ड्राइव टूल कैरेज है वो मूव करना शुरू कर देगी। द थ्रस्ट इज कैरिड ऑन अ कॉलर 110 mm आउटसाइड डायमीटर। ठीक है, अब वो जो कॉलर था उसका भी हमें आउटसाइड डायमीटर गिवन है और हमें उसका इनसाइड डायमीटर भी गिवन है। अगर हमें ये दोनों डायमीटर गिवन है ना तो हम इनको हाफ कर लेंगे तो रेडियस आ जाएगा और मज़ीद इसको फिर हम एवरेज इसका ले लेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा था। ये आर इज इक्वल टू मीन रेडियस ऑफ द कॉलर। ठीक है, तो R1 R2 निकालने के लिए जो हमारे पास डायमीटर है उनको हम हाफ करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है उसने हमें RPM दे दिए हैं, उसने हमें N दे दिया कि जो है इसके 30 रेवोल्यूशन पर मिनट हैं। तो हमें ये सबसे पहले कह रहा है कि जी आपने पावर रिक्वायर्ड फाइंड आउट करनी है, फिर आप हमें कह रहा है कि जी हमने एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट करनी है, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो बता रहा है कि जी 0.15 है स्क्रू के लिए और 0.12 है कॉलर के लिए। इसका क्या मतलब है इनको भी हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा कि हमने पावर फाइंड आउट करनी है टू ड्राइव द स्क्रू। ठीक है, सो ये सिंपल सा फार्मूला है इसको। ठीक है, पावर रिक्वायर्ड टू रन द स्क्रू। ठीक है, P इज इक्वल टू टी ओमेगा। ठीक है, अब हमारे पास ओमेगा को देखो तो n हमारे पास गिवन है, सो 2πn डिवाइडेड बाई 60 करेंगे ना तो हमारे पास ओमेगा तो आ जाएगा। मसला आ जाता है हमारे पास टॉर्क का। टॉर्क हमारे पास अननोन है। अगर टॉर्क हमने फाइंड आउट करना हो अच्छा मीनवाइल यार मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों के पास कोई बॉल पॉइंट वगैरह आप लोग साथ कर लो ना तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। बेसिकली ये एक कह लें कि पूरी रिसर्च है इस पर कि ह्यूमन जो नेचर है ना, अगर यानी कि दो बंदे आपके पास बैठे हैं, एक को आप सिंपल एक ज़ुबानी दिखा रहे हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह भी बेशक चल रही है, और एक दूसरा बंदा है जो कि उसको नोट कर रहा है। ठीक है, भले आप कोई की पॉइंट आप नोट करें या कोई एक लाइन नोट करें, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, दिमाग है हमारा, वो बेसिकली जो आपकी हैंड की मूवमेंट है उसको याद कर रहा होता है कि आपने हाथ कैसे एक लेट से अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो ब्रेन है वो बैक एंड पे बेसिकली मेरा जो हैंड की मूवमेंट है उसको रिकग्नाइज करके उसको सेव कर रहा है कि मैं ये पैटर्न किस तरह का बना रहा हूँ। तो इस वजह से अगर कहा जाता है कि जो लोग लिखते हैं फिर यानी कि आप अगर दोनों को कंपेयर करें ना तो और दोनों से अगर आप घंटे बाद पूछें तो जो बंदा जिसने नोट किया होगा ना आप उससे ज़ुबानी पूछेंगे वो आपको दूसरे की निस्बत ज़्यादा बता देगा। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि अगर आप हल थोड़ा बहुत भी नोट करते जा रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी बेहतर होगी। मैंने न्यूमेरिकल को कुछ इस तरह से डिवाइस किया कि मैं इसे 1 बाय 1 लेके चलूँ कि हमारे पास एंड फार्मूला क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, और हम फिर 1 बाय 1 लेके चलेंगे कि तमाम अननोन्स फाइंड आउट करके हम इवेंचुअली जो रिक्वायर्ड चीज़ें हम उसके ऊपर आ जाएँ। ठीक है, तो हमने यार पावर रिक्वायर्ड हमने फाइंड आउट करनी है। पावर रिक्वायर्ड का ना ये फार्मूला है, हमारे पास ओमेगा नहीं था मगर ओमेगा का हमें पता है कि 2πn डिवाइडेड बाई 60 होता है। n हमें 30 RPM है। ये अगर आप मेरा पॉइंटर देख सको तो हमें ये देखो 30 RPM गिवन है। तो मसला आ जाता है टॉर्क का। अब अगर हमने टॉर्क फाइंड आउट करना है ना तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन जो है ना उसका फार्मूला होता है कि T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। अब T1 जो है वो हमारे पास है कि हमने स्क्रू की फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, यानी कि स्क्रू और नट के दरमियान फ्रिक्शन है, अगर वो ओवरकम होगी तभी तो आपके पास जो है ना वो नट मूव करेगा ना उसके ऊपर, ऑटोमेटिकली तो नहीं मूव कर जाता, तो हमें वो भी फाइंड आउट करना है। उसके बाद T2 है कि जो हमारे पास कॉलर पे हमारे पास फोर्स लग रही है, यानी कि जो इसके ऊपर हमने लोड रखा हुआ है या जिसके ऊपर कह लें कि लोड एक्ट कर रहा है कॉलर के ऊपर। सो कॉलर के ऊपर जो लोड है अगर हमें उसको भी ओवरकम नहीं करेंगे तो भी नहीं मूव करेगा, क्योंकि लाजमी होता है कॉलर का इम्पैक्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मसला है कि जी हमारे पास T1 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम T1 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो T1 को फाइंड आउट करने निकले हैं तो हमारे पास इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू D/2। अब P जो है वो हमारे पास है लोड। ठीक है,
और हमारे पास जो है d/2 जो है d, अगर आप देखो ना तो हमारे पास आउटसाइड डायमीटर गिवन है, हमारे पास d नहीं गिवन, d बेसिकली मीन डायमीटर है। ठीक है, हम लोगों ने कवर किया था लास्ट लेक्चर में, एक मेजर डायमीटर होता है, एक माइनर डायमीटर होता है, और उनके दरमियान में एक मीन डायमीटर होता है। सो हमें मीन डायमीटर भी फाइंड आउट करना होगा। आगे चलते हैं। अब जो है, जो हमने कह लें कि P है, P बेसिकली फोर्स है विच इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन, ठीक है, एट स्क्रू, यानी कि बेसिकली इसका फार्मूला होता है कि P इज इक्वल टू W tan ऑफ अल्फ़ा प्लस फाइव वन। W जो है वो हमारे पास कह लें कि वो एक्सियल लोड है या फिर वो लोड है जो कि हमने मूव कराना है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ गिवन है, आप कह लो कि 2500 न्यूटन जो हमें एक्सियल प्रेशर और वो लोड एक गिवन है कि हमने इसको मूव कराना है। उसके बाद जो है tan ऑफ अल्फ़ा जो है वो भी हमारे पास अननोन है, ठीक है, और हमारे पास जो tan ऑफ फाइव वन है वो भी हमारे पास अननोन है। अगर मैं आपको बिल्कुल यहाँ बैक पे लेके चलूँ, सो ठीक है, tan ऑफ अल्फ़ा बेसिकली आपके पास होता है हीलिक्स एंगल, ठीक है, यानी कि आप यूँ समझ लो कि हमारे पास जो ये थ्रेड है ना, अब ये देखो, ये भी आपके पास कुछ ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये जो थ्रेड्स हैं इनके दरमियान क्या एंगल है। तो नॉर्मली हीलिक्स एंगल का ये कहा जाता है कि जितना एंगल बढ़ता जाएगा ना, यानी कि अगर आप 0 से लेकर 20 डिग्री तक इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, तो आपके पास जो एफिशिएंसी है और लोड रिक्वायरमेंट है वो कहने के, आवाज़ ब्रेक हो रही है, चलें, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, आई होप कि जो है अब आपकी आवाज़ ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। हम हेलिक्स एंगल के ऊपर थे, ठीक है, इट इज़ क्लियर नाउ। ओके, चलें, ठीक है। सो यार, हेलिक्स एंगल बेसिकली होता है कि हमने स्पाइरल की बात की थी कि स्पाइरल जो है जैसे ही मूव करेगा, सो इसके एंगल होता है कि इसके दरमियान एंगल हमने क्या रखता है। जब हम ऑटोकैड 3D के अंदर हम कह लें कि स्क्रूज़ वगैरह और बोल्ट बनाएंगे तो अभी हम चीज़ मज़ीद क्लियर भी होगी। सो हेलिक्स एंगल कहता है, कहा जाता है कि अगर आप 0 से 20 डिग्री तक जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे ना, ये इंक्रीज़ होता जाएगा, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो ये एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगी। 20 के बाद ग्रेजुअली कह लें कि ये बिल्कुल एफिशिएंसी बराबर होती जाती है, और ग्रेजुअली फिर एफिशिएंसी जिस तरह आप एंगल बढ़ाते जाओगे 50 या 40 से ज़्यादा आगे जब जाओगे तो एफिशिएंसी फिर कम होती जाएगी। तो इस वजह से जो हेलिक्स एंगल नॉर्मली रखा जाता है ना, वो आपके पास 0 से लेकर 20 डिग्री के दरमियान रखा जाता है, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है वो हमारे पास हेलिक्स एंगल है, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं दोबारा न्यूमेरिकल पे। हम यहाँ मौजूद थे, हमने tan ऑफ अल्फ़ा फाइंड आउट करना था, जो कि हमारे पास यहाँ रिक्वायरमेंट में नोन है। अब हमें अल्फ़ा हेलिक्स एंगल नहीं गिवन, मगर हमारे पास जो अल्फ़ा होता है वो आपके पास होता है P/πd के इक्वल होता है, ठीक है। बल्कि अगर मैं आप लोगों को यार यहाँ से, ये देखो, ये देख रहे हो कि आप हमारे पास ये हेलिक्स एंगल है अल्फ़ा, ठीक है, डैट इज़ इक्वल टू P/πd। पाई डी हमारे पास क्या है कि एक कंप्लीट राउंड फ्लिप में जो है आपके पास लीवर वगैरह ने या स्क्रू ने या जो है कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया उसने, तो वो बेसिकली पाई डी के इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट रोटेशन होती है, कंप्लीट रोटेशन सरकमफेरेंस होता है ना, बेसिकली कंप्लीट रोटेशन 2πr या फिर पाई डी आप उसे बोलते हो। तो हम यहाँ मौजूद थे, उसके बाद जो है अब P हमारे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। अब लाजमी बात है P हम फाइंड आउट करेंगे तो ये भी हमारे पास फाइंड आउट होगा। उसके बाद यहाँ देखो D अननोन है, और D देखो, D का फॉर्मूला होगा हमारे पास D0 माइनस P/2, ठीक है। बेसिकली इसकी वजह यह है कि ये हम लोगों ने जो लास्ट एक न्यूमेरिकल किए थे, अगर आप लोगों को याद हो, जो दो न्यूमेरिकल्स थे, सो उसके अंदर हमने इसको बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया था कि हमारे पास ये D/2 क्यों P/2 सॉरी क्यों आ रहा है, और अगर माइनर डायमीटर हमने फाइंड आउट करना है तो वो आउटर डायमीटर माइनस पिच होगा। तो वो काइंडली अगर आप उसको रेफ़र कर देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। सो खैर, ये फार्मूला है हमारे पास मीन डायमीटर फाइंड आउट करने का, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये मीन डायमीटर है। अच्छा, अब हमने मीन डायमीटर फाइंड आउट करना ना, सो मीन डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास आउटर डायमीटर था वो भी हमें गिवन था और पिच भी गिवन थी। सो हमने यहाँ से कह लें कि ये निकाल लिया, सॉरी यार, ये पी जो है ये स्मॉल होना था, ये कैपिटल हो गया, बेसिकली ये पिच है, करेक्ट कर लीजिएगा, वो कैपिटल पी बनाना स्मॉल पी था, वो कैपिटल पी बन गया।
सो यहाँ जो है अब आपके पास अगर आप देख सको सो सिंपल पी ओवर पाई डी है आगे। सो हमने किया, हमारे पास tan ऑफ अल्फ़ा आ गया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम चाहें तो हेलिक्स एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज़, अगर हमने ये tan ऑफ अल्फ़ा फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, एक पैरामीटर हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने φ1 फाइंड आउट करना है। और φ1 हमारे पास है वर्चुअल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, μ1। μ1 जो है वो इक्वल होता है म्यू ओवर कॉज ऑफ बीटा की, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ जो है मैं आप लोगों को मज़ीद क्लैरिफाई कर दूं। अगर आप लोगों को याद हो, जो आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आएगा कि यार हमें तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक 0.15 गिवन था, ठीक है, तो हम वहाँ से μ1 क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आइडियल सर्फेसिस के लिए जब सरफेस स्मूथ हो, मगर चूंकि हमारे पास ये लीड स्क्रू है और लीड स्क्रू के अंदर ये हमारे पास है एक्मी थ्रेड्स हैं। सो एक्मी थ्रेड का मैंने आप लोगों को एंगल बताया था कि वो 29 डिग्री होता है 2 बीटा, जो कि देखो मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ क्योंकि देख रहे हो ना कि ये दो डिफरेंट पैग्स हैं, तो इस वजह से ये जो एंगल है ना उसको हम बोलते हैं 29 डिग्री। अगर मैं इसको कह ले कि यूँ हाफ लूँगा, सो मेरे पास ये हाफ जो है ये 14.5 डिग्री बनेगा और ये मेरे पास होगा बीटा। तो इस वजह से चूंकि थ्रेड चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से हम अब नया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम μ1 बोलते हैं, या फिर आप इसे कह लें कि वर्चुअल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। μ1 इज इक्वल टू tan ऑफ θ1, बेसिकली tan ऑफ φ1। तो tan ऑफ φ से भी हम डिनोट कर देते होते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। उसकी वजह ये होती है कि मैं आपको दोबारा इस इमेज पे रेफर करना चाह रहा हूँ कि लाजमी बात है यार, ये लोड इतना ही मूव होगा बेस्ड ऑन इट्स इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इस वजह से वो एक्चुअली जो है वो हमारे पास फाई के ऊपर डिपेंडेंट आ जाता है कि हमारे पास या जो फाई एंगल बेसिकली बन रहा है वो कितना। सो इस वजह से कहने के ये होता है। सो अच्छा ठीक है, यहाँ आगे चलते हैं, मज़ीद इसको अब रैप अप करते हैं। सो यार ये देखो हमारे पास μ1 यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। म्यू हमें गिवन था स्टेटमेंट में, बीटा हमें पता लग गया क्योंकि हमारे पास जो एक्मी थ्रेड का उसने बताया, तो 29 का हाफ किया 14.5, तो हमारे पास μ1 आ गया। अब अगर हमारे पास μ1 भी आ गया है, सॉरी μ1 या θ1 आ गया, सो देखो तो हमारे पास ये चारों पैरामीटर्स आ गए हैं, ठीक है। हमारे पास W भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर 2500 न्यूटन गिवन है। सो इसका मतलब है हम P फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपिटल P, यानी कि फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट स्क्रू। जो ये पिच है ना यार, इसको बेसिकली आप स्मॉल p ऐसे कर दें, मैं इसके ऊपर ऐसे कर देता हूँ कि स्मॉल p है और वो कैपिटल P लोड वाला है। सो अगर हमने वो फाइंड आउट करना है, सो आप देखो कि W tan ऑफ अल्फ़ा और वो सारा कुछ वो फार्मूला 2500 हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था, ठीक है। और बाकी तमाम पैरामीटर्स देखो हमने अभी फाइंड आउट किए, तो हमारे पास 530 न्यूटन आ गया। सो बेसिकली आप यूँ कह लें कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप लीवर से 530 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे, तो आपका जो बार है या फिर कह लें कि जो नट है वो जो इनके दरमियान फ्रिक्शन है उसको ओवरकम कर लेगा। मगर ये एक पार्ट है, अभी हमारे पास कॉलर भी मौजूद है। सो हमें सॉरी P ये नोन है, सो P से हमारे पास यार ये T1 आ जाना था, सिंपल फार्मूला हमने स्टार्ट में कवर किया था। अब इसके बाद आ जाती है T2 की बारी। T2 होता है μ2 W और R। अब यहाँ देखो तो हमारे पास यहाँ W गिवन है, R जो है अभी हमारे पास अननोन है और μ2 भी अननोन है। सो ये कुछ इस तरह का एक कॉलर होता है, ठीक है। आपको आइडिया हो रहा होगा कि अगर इसके ऊपर ये लोड लगा हुआ है, जिस तरह देख रहे हो W यहाँ नीचे ऐड कर रहा है, सो लोड इसके ऊपर है, सो इस तरह से होता है। R जो है वो हमें गिवन है कि वो यार वो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब R1 मैंने आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि यार कॉलर का हमारे पास ना ये देखो आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर हमारे पास नोन है, इनको हाफ करेंगे यानी कि ये 55 हो जाएगा, और ये हमारे पास 55 को हम हाफ करेंगे तो ये तकरीबन 22.5 हो जाएगा। रेडियस आ गया हमारे पास। सो हम यहाँ से मीन रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन रेडियस हमारे पास तकरीबन बनेगा, सॉरी 22.5 नहीं 27.5 होना था। सो हमारे पास मीन रेडियस बनना था 41.25 mm। सो हमारे पास अब R भी नोन है। अब हमारे पास जो अननोन है वो μ2 है, कि कह लें कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट कॉलर जो है वो हमारे पास कितना है। अच्छा, अब जो है कह लें कि अब जो हम डिज़ाइन करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने कवर भी किया था कि दो तरह के डिज़ाइन है। आप कॉलर को कह लें कि ये हमारे पास अगर यूनिफॉर्म वेयर का अगर ये मॉडल है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा।
अगर तो अच्छा इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक हम होता है यूनिफॉर्म वेयर का मेथड, एक होता है यूनिफॉर्म प्रेशर का मेथड। अगर यूनिफॉर्म वेयर का मेथड है ना तो आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम हमेशा हर जगह सेम रखेंगे। अगर यूनिफॉर्म प्रेशर मेथड होगा ना फिर हमें बेसिकली कह लें कि यार आप लोगों ने ना एक एफएससी के अंदर इंटीग्रेशन आप पढ़ के आए होगे, ठीक है, या समेशन होती है दो वैल्यूज़ के दरमियान। सो बेसिकली वो जो है ना हमें इंटीग्रेट फिर आगे करना पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो खैर हमारे स्कोप में नहीं है। जब हम ब्रेक्स वगैरह को कवर करेंगे ना तो ये दोनों मेथड आएंगे, तो वो आप लोगों को वहाँ ये ज़्यादा क्लियर होगा। सो यूनिफॉर्म वेयर मेथड है, इसका मतलब है कि यार μ2 जो है वो 0.12 हमें जो गिवन था वही चलेगा। W2500 हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था, R हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया तो मेरे पास T2 भी आ गया। सो अब मेरे पास T1 और T2 आ जाता है। सो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि मैं टॉर्क ओवरऑल टॉर्क फाइंड आउट कर सकता हूँ, T=T1 + T2। जब मेरे पास ये टॉर्क आ गया, मेरे पास n गिवन है यानी कि RPM गिवन है, तो मैं पावर फाइंड आउट कर सकता हूँ जो कि मेरे पास आ गई ये, ठीक है। सो अब इसमें देखो 2πn डिवाइडेड बाई 60, सो यहाँ आपके पास ये 77 वाट या फिर 0.077 किलोवाट आ जाती है। जो एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है, और ये मैं इस वजह से भी मैं ये खुद नहीं सॉल्व कर रहा और मैंने आपकी बुक के ही कह लें कि स्निपेट्स डालें, उसकी वजह है कि आप यूनिट्स पे यहाँ गौर करो। जो मैंने जितने न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराए हैं वो सारे बेस थे न्यूटन मीटर पे। यहाँ आपके पास देखो न्यूटन mm चल रहा है। सो इस चीज़ का खास ख्याल आप लोगों ने रखना है कि अगर जो है ना आप R की वैल्यू अगर mm में ले रहे हो ना तो यूनिट्स आपके न्यूटन मिलीमीटर होंगे, और यहाँ देख रहे हो कि ये भी आपके पास न्यूटन मिलीमीटर है। मगर आप लोगों को पता है कि 1 मीटर = 1000 mm। सो वो 1000 से जब इसको डिवाइड करोगे तो वो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। यूनिट्स का खास ख्याल रखना है। अच्छा जी यार, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई एतराज़ हो तो बताए। क्या हुआ, सारे सो गए हो? अच्छा चलें ठीक है यार, एक हमारे साथी को एतराज़ नहीं है तो मैं समझूंगा कि बाकियों को भी इसमें कोई मसला नहीं है। चलें आगे चलते हैं। फिर हमने एक चीज़ फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अगर दोबारा हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें ना, सो हमने अब एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, सेकंड। अब एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए अगर ये देखो ना, तो जो ये टॉर्क था ये तो वो टॉर्क है जिसके अंदर हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लिया। तो आइडियल टॉर्क तो वो होना चाहिए कि हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो उसमें 0। सो अगर हमने वो फाइंड आउट करना है, सो वो बेसिकली हमारे पास होता है T0। T0 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W tan of alpha into d/2। सो अब देखो हमारे पास यहाँ W भी नोन है, tan of alpha भी हमने फाइंड आउट कर लिया और मीन डायमीटर भी फाइंड आउट किया हुआ है। सो जब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ नोन है, सो हम T0 फाइंड आउट कर सकते हैं, टॉर्क रिक्वायर्ड टू ड्राइव द स्क्रू विद नो फ्रिक्शन। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। T की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, T0 हमने फाइंड आउट कर लिया। सो हम इवेंचुअली यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ लीड स्क्रू फाइंड आउट कर लेंगे जो कि 13% आ गई। सो यहाँ जो है हमारा ये न्यूमेरिकल पहला हो जाता है ख़त्म। आगे चलते हैं। अब हमने जो है बात करनी है कुछ स्ट्रेसेस के ऊपर, क्योंकि लाजमी बात है हम मैकेनिकल की स्ट्रीम में और हमारा जो जीना मरना है वो स्ट्रेसेस के साथ ही है। तो हमारे पास यहाँ कुछ 4 तरह के डिफरेंट केसेस होंगे स्ट्रेसेस के, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास के डायरेक्ट टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है ड्यू टू एन एक्सियल लोड। आप फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये अगर वो एक स्क्रू, हमारे पास पावर स्क्रू है, ठीक है, और आपके पास ये कॉलर वगैरह कहने के यहाँ हमारे पास ये लोड ऊपर एक्ट कर रहा है। सो बेसिकली ये जो लोड है इसके ऊपर ही एक्सियली एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर देखें ये इसका एक्सिस है और इसके बिल्कुल साथ साथ एक्ट कर रहा है। सो एक्सियल लोड है। सो इसकी वजह से इवेंचुअली होगा क्या कि लाजमी बात है आपके पास स्ट्रेसेस जनरेट हो रही होंगी स्क्रू में, ठीक है। सो अगर आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो सिंपल आपने जो लोड है उसको डिवाइड कर देंगे। हमारे पास जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्रू का ठीक है, और एरिया में अब जो है देखो एरिया स्क्वायर क्या क्या होता है, πd²/4। अब डिपेंड करता है हमने डायमीटर कौन सा लेना है। तो डायमीटर हमने कोर डायमीटर लेना है या फिर कोर डायमीटर, या फिर हम इसको माइनर डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, इनका जो सबसे छोटा होता है डायमीटर, ठीक है। सो उसकी बेसिस पे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये सिर्फ उस केस में हमारे पास एप्लीकेबल है जब हमारे पास एक्सियल लोड जो है ऊपर से लग रहा है, यानी कि कंप्रेसिव लोड लग रहा है, और आपके पास जो लेंथ है हमारे पास स्क्रू और नट के दरमियान, यानी कि अनसपोर्टेड लेंथ वो कम है, यानी कि कह लें कि नट का साइज़ भी बड़ा है और लीड स्क्रू की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है।
क्योंकि अगर ज़्यादा होगी ना तो ये बेसिकली कॉलम का केस बन जाएगा, जो आप लोगों ने बेसिकली बीम्स और कॉलम्स आप लोगों ने पढ़े हैं, सो एक कॉलम का केस बन जाता है। सो कॉलम में लाजमी आता है, अगर मैं कॉलम में बात करूं तो कुछ इस तरह की उसमें बेंडिंग हो जाएगी। जिस तरह यार आप लोगों के पास स्टील का फुटा है, अगर आप उसको दोनों साइड से यूँ कह लो कि यूँ बेंड लोड फोर्स लगाते तो वो कुछ इस तरह के बेंड हो जाता है, यानी कि सो वो वाला केस बन जाता है। सो एक तो हमारे पास ये स्ट्रेसेस होंगी, ठीक है। सो उस केस में वैसे अगर हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ अगर आप देखो, अगर आप लोगों के पास अनसपोर्टेड लेंथ है, यानी कि लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब तो उस केस में आप लोगों ने जो डिज़ाइन करना है ना वो कॉलम थ्योरी के ऊपर डिज़ाइन करना है, कि बेसिकली इसमें ये बकलिंग वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। सो उसके केस में यहाँ फार्मूला देख सकते हो कि वो आप लोगों को गिवन है, ठीक है। तमाम पैरामीटर्स ये आप लोगों के नॉलेज के लिए हैं, और साथ जो है टेबल गिवन है कि ये पैरामीटर सी ए किस में यूज़ हो रहा है, तो वो हमारे पास कहाँ से आएगा। उसके बाद एल जो है वो हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्रू है, के जो है वो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन है, रेडियस ऑफ जायरेशन का ये फार्मूला गिवन है, ठीक है। और बाकी तमाम ई इलास्टिक मॉडुलस है, सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेंथ होती है, एरिया, तो तमाम पैरामीटर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है कि जी टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस है, यानी कि कह लें कि हमारे पास जो लोड लग रहा है उसकी वजह से उसमें ट्विस्टिंग भी आपके पास आ रही है, ठीक है। तो और ये हमारे पास आता ही है, लाजमी बात है यार, लीड स्क्रू है उसने रोटेट करना है तो उसके ऊपर टॉर्जनल स्ट्रेस जनरेट होनी ही होनी है, ठीक है। ये तो कह लें कि श्योर शॉर्ट बात है, आप आंखें बंद करके इस पर अगर कहीं पूछा जाए, आप आंखें बंद करके ये बता सकते हैं कि यार ये तो इसमें पक्का है ना होना है, ठीक है। क्योंकि लाजमी बात है, रोटेट कर रहा है, टॉर्क जनरेट होना है, टॉर्क जनरेट होगा तो शीयर स्ट्रेस जनरेट होगी। सो यहाँ सिंपल इसके लिए फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो, तो यही फार्मूला हमने शाफ्ट डिज़ाइन में भी पढ़ा था, ठीक है। सो ये हमारे पास फार्मूला है। उसके बाद आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को एक मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस थ्योरी का बताया था पहले एक दो लेक्चर्स में। तो बेसिकली यहाँ ये मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस थ्योरी यूज़ हो रही है, बेसिकली मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, या फिर आप लोगों का एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के नाम से, आप लोगों का है इस पर। अच्छा ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने यार ये वॉन माइसिस थ्योरी कवर की है। अच्छा चलो ठीक है, मैं आप लोगों को ना हल्का सा हिंट एक दे देता हूँ। बेसिकली कह लो कि यार आप लोगों ने ना, ये तो आप लोगों को मालूम है कि स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व होता है वो कुछ ऐसे बनता है, और फिर आपके पास है, सॉरी, आपके पास कुछ ऐसे आ जाता है, ऐसे ही है, और यहाँ जाके ब्रेक हो जाएगा। ये तो नोन है ना, ठीक है। बेसिकली जो शियर स्ट्रेस थ्योरी ना, जिस तरह वॉन माइसिस थ्योरी है, या इस तरह की एक आपके पास स्ट्रेस का यील्ड क्राइटेरिया है, ठीक है, ये बेसिकली इसके ऊपर करते हैं कि यार हमारे पास ये यील्ड पॉइंट होता है ना जहाँ आपके पास इलास्टिक जो स्ट्रेन है वो ख़त्म होती है। तो बेसिकली ये तमाम उसको गेज करती हैं कि हमारे पास ये पॉइंट कैसे आएगा कि यार ये हमारे पास इलास्टिक में यील्डिंग करेगा, क्योंकि जब प्लास्टिक स्ट्रेन है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ के ऊपर वापस नहीं जा सकता, ठीक है। ये तो बेसिक डेफिनेशन है। तो इस वजह से हमें यहाँ से ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि ये किस पॉइंट पे फेल करेगा। सो इसमें डिफरेंट थेरीज हैं, उनमें से एक थेरी जो है ना वो हमारे पास है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थेरी, जिसको हम ट्रेस का यील्ड क्राइटेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थेरी ये कहती है कि जी हमारे पास जो है ना मटेरियल तब फेल करेगा जब किसी भी बॉडी में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो आपके पास उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है उसके हाफ के बराबर नहीं हो जाती। मसलन आपके पास अब देखो यील्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो बेसिकली कहने के ये मटेरियल प्रॉपर्टी से इस थ्योरी ने रिलेट किया था कि जी अगर तो यील्ड स्ट्रेंथ अब लाजमी होता है, आप लोगों को डाटा में नोन है, तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार अगर तो शियर स्ट्रेस इस वैल्यू से ज़्यादा होगी ना तो मटेरियल जो है ना यील्ड कर जाएगा, यानी कि प्लास्टिक स्ट्रेन में चला गया, तो हम फेलियर प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डाल के। तो इसकी ये यूजेज है। सो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वो है कि इसके ऊपर यहाँ वो यील्डिंग शुरू कर देगा। अगर फ़र्ज़ करो मैं आप लोगों को कहूँ ना कि यार जो है ना आप लोगों ने लीड स्क्रू डिज़ाइन करना है, और ये मैं इस तरह का मैं आप लोगों को दूंगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एडवांस में, मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि यार फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आप लोगों ने ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 के लिए डिज़ाइन करना है। तो आप क्या करोगे कि ये जो मैक्सिमम आपके पास आएगा ना कहने के जो हमारे पास या फिर कहने के मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस होगी, ठीक है, उसको आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना तो आपके पास टॉ मैक्स आ जाएगा, यानी कि बेसिकली फिर टॉ मैक्स फाइंड आउट करके आप यहाँ से कोई और पैरामीटर फाइंड आउट कर रहे होंगे। सो कुछ इस तरह से फॉर्मूला होगा। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इसमें कहने के लिंक अप हो जाता है। आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि
जो है ना हमारे पास, अच्छा जो ये मैक्सिमम, सॉरी यार एक चीज़ जो है ना मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो हमारे पास ये मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस है ना, ये वो है जो कि आपके पास बॉडी के अंदर जनरेट हो रही है। और जो मैंने ये वाली आप लोगों को बात की ना, ये वो वाला मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस है जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि इस लेवल पे पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरे अल्फाज में यार ये इसी तरह ही है जिस तरह आप एसी का रिमोट से आप सेट कर देते हैं कि यार जैसे ही टेम्परेचर 26 सेट हो जाए आपका एसी ट्रिप कर जाए, ठीक है। अब टेम्परेचर 27 है, 25 है, या फर्ज किया 27 28 है, तो वो कूल करता जाएगा, जैसे 26 होगा ट्रिप कर जाएगा। तो बेसिकली कह लें कि जो वो डिफरेंस है दरमियान में दोनों के 26 में और 28 में, वो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक तरह से आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ भी हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। सो अच्छा चलें आगे चलते हैं, बहुत खैर लंबी है डिस्कशन होगी। उसके बाद एक हमारे पास शियर स्ट्रेस है ड्यू टू एक्सियल लोड, क्योंकि देखो हमारे पास जो नट और बोल्ट हैं वो कुछ इस तरह से इन कांटेक्ट होते हैं। सो और अगर ये एरिया दोनों के देखो ना, ये एरिया दोनों के पैरेलल हैं, यानी कि और शियर स्ट्रेस में आप लोगों को पता है कि एरिया जो है उसके पैरेलल ही होता है एक तरह से, तो ये एक दूसरे को शियर में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। सो अगर इस तरह का हमारे पास जो लोड लग रहा होगा ड्यू टू, अगर यानी कि अगर एक्सियल लोड कहीं ऊपर लग रहा है और उसकी वजह से है, यानी कि फ़र्ज़ करो कि अगर आपने ना स्क्रू जैक वगैरह की मदद से कोई चीज़ लिफ्ट करनी है ना, तो ये उस केस में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो उस केस में जो है हमारे पास ये फार्मूला होगा। इसी तरह बेरिंग प्रेशर है, ठीक है, लाजमी बात है आपके पास ये नट और बोल्ट है, ठीक है। सो ये बेसिकली कह लें कि बेरिंग या फिर एक दूसरे को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि नट की कोशिश है कि वो इसको जो बोल्ट है उसको यहाँ से ऐसे कट कर दे, और जो हमारे पास बोल्ट है उसकी कोशिश है कि नट को कुछ इस तरह से कट कर दे। सो ये हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेस होती है, बेरिंग स्ट्रेस होती है। सो हमने ये बेरिंग तो हमने इसको भी फाइंड आउट करना है कि हमारा जो बेरिंग प्रेशर है वो एक विद इन लिमिट्स हमारे पास हो, तो वो हम जो है कुछ यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमारे पास यहाँ देख रहे हो कि बेरिंग प्रेशर के लिए फार्मूला गिवन है, और आप लोगों को यहाँ से पता लग जाएगा कि अच्छा बेरिंग प्रेशर अगर आपके पास आ रहा है ना, जितना भी आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट हमें यहाँ से पता लग जाता है कि हमने नट की हाइट वगैरह क्या रखनी है, ठीक है। यानी कि ऐसे नहीं है कि आपके पास लीड स्क्रू बहुत बड़ा है और आपने बहुत पतला सा नट लगा दिया। सो ये क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि यार हमने नट की क्या डायमेंशन रखनी है। तो बेसिकली हम बेरिंग प्रेशर की मदद से फाइंड आउट करते हैं कि स्क्रू में हमारे पास कितना जो है वो बेरिंग प्रेशर यानी कि वहाँ जनरेट हो रहा है, तो हमारे पास नट की हाइट वगैरह और पिच कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ से आएगी। उसके बाद यहाँ कुछ देख रहे हो कि सेफ बेरिंग प्रेशर कुछ मटेरियल्स के लिए हमें गिवन है कि अगर लेट से स्टील का स्क्रू है और नट अगर ब्रॉन्ज है, कास्ट आयरन है, ठीक है, सो उनके लिए डिफरेंट हमारे पास गिवन है, और स्पीड भी गिवन है कि आप किस स्पीड के रेंज के अंदर आप काम कर सकते हो। अच्छा जी, ये हमारा आज का आखिरी न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक हमारे पास सी क्लैंप नो गिवन है, ट्राइपेजॉइडल थ्रेड्स है हमारे पास, 12 mm आउटसाइड डायमीटर है और 2 mm पिच है, ठीक है। सो अगेन अगर आप यहाँ से देखो तो हमें आउटर डायमीटर उसने दे दिया या फिर मेजर डायमीटर हमें दे दिया और हमें पिच दे दिया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्क्रू थ्रेड्स का हमें गिवन है 0.12, याद रखिएगा ये म्यू है, म्यू1 हमें फाइंड आउट करना होगा, और कॉलर का हमें म्यू गिवन है यानी कि म्यू2 गिवन है। मीन रेडियस हमें कॉलर का अब यहाँ उसने डायरेक्टली आर दे दिया, ठीक है। और फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑपरेटर जो है ना वो हमें, ये आप लोगों को याद होगा, जो कि हम लोगों ने पी फाइंड आउट किया, वो भी हमें बता दिया कि जी जो बंदा इसे यूज़ कर रहा है वो 80 न्यूटन इसको फाइंड आउट कर रहा है। वो बेसिकली अब हमें 3 चीज़ें कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जी आप हमें ये लेंथ ऑफ रॉड फाइंड आउट करके दें कि जी अगर फ़र्ज़ किया मैं 80 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो मेरे पास ये 4 किलो न्यूटन, या फिर आप फ़र्ज़ करो कि तकरीबन ये 400 किलो का जो है 40 kg का ये जो लोड है, मैं इसको जो है डाउनवर्ड मूव करा के यहाँ क्लैंप कर सकूँ, फिक्स कर सकूँ, जिस तरह हम बेंच वाइज में हम करते हैं ना, फिक्स करते हैं बेसिकली, यानी कि क्लैंप कर सकें इसको। मुझे एग्जैक्ट यार इसका नाम भूल गया है, आप लोगों में से किसी को यार इसका नाम जहन में आ रहा है, इसका भला सा नाम था, इसको क्या बोलते हैं यार, ये अच्छा भला ये कॉमन यूज़ होता है, मुझे एग्जैक्ट इसका नाम अभी जहन से निकल गया। ये क्लैंप जो है इसको क्या बोलते हैं, वाइस टाइप ही है, हाँ बेंच वाइज बिल्कुल, ठीक है। सो बेसिकली इसको जो है कह लें कि हम करने के लिए इसको करते हैं, ठीक है। सो ये अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। सो और दूसरा लाजमी होता है हमने इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है कि कहाँ ये एग्जिस्ट कर रही है, और प्रेशर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लास्ट की तरह हम लेके चलते हैं लेंथ को। अब ये देखो जो जो चीज़ें हमें गिवन थी ये मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार अगर हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, सो डैट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू P1 इंटू एल। P1 वो फोर्स है जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, लेंथ है
जो कि आपके पास रॉड की लेंथ है, और टी जो है वो टॉर्क की वैल्यू है। अब मसला यहाँ आ जाता है कि हमारे पास लेंथ तो हमने फाइंड आउट करनी है, हमारे पास P1 तो नोन है, मगर हमारे पास टॉर्क है अननोन। अगर टॉर्क अननोन है तो बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह हमारे पास टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन वो दो होंगे, T1 और T2। T1 अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वो आप लोगों के याद होगा कि वो होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू tan ऑफ एल्फा फाई 1 और वो तमाम फार्मूला, ठीक है। और T1 इज इक्वल टू P इंटू डी बाई टू होता है इवेंचुअली बाद में। और आप लोगों को याद होगा अगर हमने tan ऑफ एल्फा फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला था, और डी भी अब हमारे पास अननोन था। यहाँ देखो हमें पिच उसने दे दी थी कि ये 2 mm है, और डी नॉट हमें दे दिया था जो कि आई बिलीव 12 था, हाँ जी 12 mm आउटसाइड डायमीटर। सो हमने यहाँ से डी भी फाइंड आउट करना है। सो ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लें। यहाँ तक जी किसी को कोई एतराज़ हो? अच्छा ठीक है जी, एतराज़ नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब आ जाता है tan phi 1 की बारी, यानी कि μ1 हमने वर्चुअल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना था हमारे पास। अब याद रखिएगा ये ट्रेपोजॉइडल स्क्रूज हैं, सो उसमें जो 2 बीटा होता है ना, जो एंगल है वो आपके पास होता है 30 डिग्री, ठीक है। जो एक्मी थ्रेड्स थे उसमें वो 29 डिग्री होता है। सो अगर ये 30 डिग्री है तो हमने यहाँ से एक्चुअल μ1 भी फाइंड आउट कर लिया। अगर हमने μ1 भी फाइंड आउट कर लिया तो हमारे पास अब ये देखो तमाम पैरामीटर नोन है। और अब हम जो है आगे चल सकते हैं। अच्छा उसके बाद जो है यहाँ T2 की बारी आ जाती है। अच्छा एक मिनट रुको यार, यहाँ ना एक चीज़ मेरे से स्किप हो गई है। एक मिनट, इसको हम ज़रा 2 मिनट के लिए पॉज करते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को जो है ना ये इसको जल्दी में, ठीक है। सो यहाँ से जो है इसके बाद हम लोगों ने यहाँ T1 फाइंड आउट कर लिया, यानी कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट स्क्रू। और इसके बाद फाइंड आउट करने के बाद T2 है, जिसमें μ2 जो है हमारे पास यूनिफॉर्म वेयर का मॉडल था, W गिवन था, R भी हमें गिवन था। सो यहाँ से हमने जो है फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। T2 और यूनिट्स का ख्याल रखना है कि न्यूटन mm में है। अगर अब हमारे पास T1 और T2 मौजूद है तो हम टोटल टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड होगा टू एट द एंड ऑफ द हैंडल, कि यानी कि हम इतना जो 80 न्यूटन है वो कितना टॉर्क जनरेट करेगी, तो आपके पास जो मटेरियल है जो 4 किलो न्यूटन का जो वो वेट है वो हमारे पास लोअर होगा या मूव करेगा स्क्रू में, ठीक है। तो वो कुछ यहाँ से फोर्स आएगी। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप RMM में लिख रहे हो ना तो यूनिट्स साथ न्यूटन मिलीमीटर आने हैं। ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस ही होती है, यानी कि मैं इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ना हमेशा मैं सब कुछ न्यूटन मीटर या उसमें चलाता हूँ, यानी कि जितने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे वो इसी तरह। मैं इस वजह से इसको मैंने न्यूटन mm में लेके आया हूँ, ताकि जब आप लोग इसको करने बैठोगे तो हो सकता है अगर आप इसको बुक को कंसल्ट करते तो वहाँ कोई परेशान ना हो कि ये जो है ये यूनिट्स की वजह से या कोई इस वजह से। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अभी आप यूनिट्स के हवाले से भी पूछते जाओ, ताकि मैं उसको क्लियर करता जाऊँ, ठीक है जी। हमने ये फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद देखो तो हमारे पास यही फार्मूला जो हमने स्टार्ट में कवर किया था, T इज इक्वल टू P1 इंटू एल। सो देखो टॉर्क भी नोन है, P भी नोन है, हमारे पास लेंथ आ गई जो कि आपके पास जो है वो 125.4 mm है, ठीक है। यार ये तो आप लोगों ने, अगर आप में से किसी ने गाड़ी के टायर वगैरह जब चेंज किया, आप लोगों को पता ही है कि लीवर जितना बड़ा होगा आप लोगों को फोर्स उतनी कम जो है लगानी पड़ती है, और आपके पास जो स्क्रू है या जो स्क्रू जैक है वो जल्दी गाड़ी को लिफ्ट कर देता है। उसकी क्या वजह होती है? T इज इक्वल टू P1 इंटू एल, कि P1 गाड़ी का लोड तो वही का वही है, आप जितना रॉड की लेंथ आप बड़ी करते जाओगे टॉर्क उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। टॉर्क ज़्यादा बढ़ेगा, स्क्रू ज़्यादा जल्दी ईजीली ओवरकम फ्रिक्शन को करके मूव करेगा, तो आपके पास जल्दी लिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। सो आप इसको रियल लाइफ में भी आप इसे जो है ना टेस्ट कर सकते हो। मैंने तो आज ही गाड़ी का टायर चेंज किया, सो मैंने तो इसके एक्सपेरिमेंटेशन करके देख लिया। वैलिदा बात है कि वो हमारे पास जो रॉड की लेंथ थी वो बहुत ही कम थी, तो बहुत टाइम लगा। सो यहाँ हमारा पहला पार्ट हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बॉडी में। मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ रोटेशन आ रही है अगर वहाँ आंखें बंद करके शियर स्ट्रेस तो आनी ही आनी है। जो एक चीज़ आप लोगों के जहन में आएगी कि इस क्वेश्चन के केस में जो ये पैरामीटर जो हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी, मसलन ये डायरेक्ट ये वाली क्या डायरेक्ट टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस क्यों नहीं आ रही, तो उसकी वजह ये है कि अगर आप इस इमेज में ही देखो कि हमारे पास वेट जो है वो यहाँ नीचे मौजूद है और जो स्क्रू है वो ऊपर मौजूद है। इसकी वजह से जब लोड अगर हमारे पास यहाँ कहीं होता ना तो हमारे पास वो वाला केस भी आता, मगर चूंकि लोड नीचे है तो इस वजह से हमें टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है।
सो यहाँ से देखो तो अब हमारे पास हमने ये फाइंड आउट करना है और हमने 2 पॉइंट्स पे फाइंड आउट करना है। एक हमने ए डैश पे फाइंड आउट करना है कि यानी कि अगर ये नट है ना तो हमने यहाँ फाइंड आउट करना है कि नट से ऊपर यानी कि जैसे ही नट कांटेक्ट हो रहा है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे कितना है। सो उसका अगर आप देखो ना तो हमारे पास फॉर्मूला होगा टी मैक्स इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा बी स्केयर प्लस 4 टॉ स्केयर। ठीक है, सिग्मा बी यानी कि बेयरिंग स्ट्रेस है या बेंडिंग स्ट्रेस है। और बेंडिंग स्ट्रेस क्यों है, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने वहाँ कवर किया था कि अगर बहुत ज़्यादा अनअटेंडेड लेंथ होती है ना आपके पास, देखो ये नट है, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा अनअटेंडेड लेंथ है ना बिटवीन नट एंड जो हमारे पास ये स्क्रू है, तो हमें उसने कहा था कि आपने इसको कॉलम का केस लेके चलना है कि इसमें बेंडिंग आ सकती है। बिल्कुल रिकॉल करो कि फुट्टा हमारे पास है, आप फुट्टे को बेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोड लगाते हो तो उसकी वजह से यहाँ आपके पास सिग्मा बी आ रहा है यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस कितनी होगी। ठीक है, और टॉ हमारे पास नोन है, लाजमी आता है टॉर्जनल स्ट्रेस जो है। सो देखो अब हमने जो है ना यहाँ टी फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ शाफ्ट से, और बाकी आप लोगों को याद हो मैंने ये हम लोगों ने फार्मूला कवर किया था कि हमारे पास जो टॉर है वो कितना होगा। सो यहाँ देख रहे हो डी सी यूज़ हो रहा है विच इज़ कोर डायमीटर या फिर माइनर डायमीटर ऑफ द स्क्रू। कोर डायमीटर या माइनर डायमीटर फाइंड आउट करना है आउटर से, तो आउटर डायमीटर माइनस पिच करते हैं, हमें आउटर डायमीटर भी गिवन था, पिच भी गिवन थी, तो हमारे पास ये भी आ गया। उसके बाद जो है हमारे पास टॉर्क जो है वो हमने अभी पिछले फाइंड आउट किया है। सो हमारे पास यहाँ से शियर स्ट्रेस आ गई जो कि 51.1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आई है। ठीक है, क्योंकि तमाम पैरामीटर्स देख रहे हो यहाँ ये एमएम में चल रहे हैं, देख रहे हो ये डी है ये भी 10 mm है तो मिलीमीटर क्यूब हो गया। और इसी तरह जो हमारे पास यहाँ टॉर्क थी वो भी न्यूटन एमएम में थी, तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या फिर हम इसको 51.1 मेगा पास्कल भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करें ना, तो बेंडिंग मोमेंट का जो फार्मूला होता है ना वो बेसिकली आपके पास ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, यार ये आप लोगों ने लाजमी बात है पढ़ा होगा बेंडिंग मोमेंट का के π/32 और मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बी मल्टीप्लाई बाय डी क्यूब। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास कोर डायमीटर का क्यूब होगा। अब एम बी अगर हमने फाइंड आउट करना तो देखो हमारे पास यहाँ ये लेंथ गिवन है, सॉरी ये लेंथ हमारे पास 150 mm गिवन है। ठीक है, और मुझे ये पता है कि जो मेरे पास लोड एक्ट कर रहा है ना वो मेरे पास यहाँ एक्ट कर रहा है और वो मेरे पास है 80 न्यूटन। ठीक है, तो मेरे पास जब लोड गिवन है और मेरे पास जब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है तो मैं मोमेंट फाइंड आउट कर लूँगा जो कि 12,000 न्यूटन मिलीमीटर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखो बेंडिंग स्ट्रेस आपके पास है, सिंपल यही फार्मूला, उसमें वैल्यूज़ चेंज की तो मेरे पास 122.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। अब अगर इस फार्मूले में देखो बेंडिंग स्ट्रेस भी है शियर स्ट्रेस भी है तो मैं मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकता हूँ इन दोनों की मदद से, जो कि मेरे पास बनेगी तकरीबन 79.65 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर यानी कि या फिर 79.61 मेगा पास्कल। यहाँ तक जी किसी को कोई एतराज़ हो तो बताए प्लीज़। ओके चलें ठीक है। यार ये एक बंदे जो है ना वो बोल रहा है, ये बाकी क्यों नहीं बोल रहा। अगर अगर इसके बाद कोई बाकी पार्टिसिपेशन ना हुई ना ये बाकी 14 मेंबर्स की, तो भाई मैंने जो है ना आज ही मैंने क्विज़ ले लेना। ठीक है, इसी टॉपिक में से। ठीक है, बस असाइनमेंट देख लिया ना, वो रोल नंबर बेस होती हैं, सो वो हर एक को करनी पड़ेगी, छापा नहीं लगेगा उसमें, मैं पहले बता रहा हूँ। तो यार अच्छा, अब इशू क्या है, इशू ये है कि हमें ये कहा गया था कि यार आपने शियर स्ट्रेस भी फाइंड आउट करनी है और शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है कि कहाँ होगी। सो एक हमने पैरामीटर ले लिया था यहाँ ऊपर का। ठीक है, एक हम पैरामीटर लेंगे यहाँ नीचे का, यानी कि नट के नीचे की क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो ये तो हो गया, ऊपर वाला हमने कवर कर लिया, उसमें अब बेंडिंग स्ट्रेस है। अब याद रखना है जो कि जो नीचे वाला है जिसको सेक्शन इसने B-B किया हुआ है, इसके अंदर आपके पास अब बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आएगी, क्योंकि देखो नट और जो स्क्रू है उसके दरमियान डिस्टेंस ना होने के बराबर है, यानी कि बिल्कुल अनअटेंडेड लेंथ नहीं है, तो वहाँ सिग्मा बी नहीं आएगा बल्कि वहाँ आपके पास अब सिग्मा सी आएगा, यानी कि क्रशिंग स्ट्रेस कितनी है। ठीक है, आप लोगों को याद हो जब मैं स्ट्रेस की बात कर रहा था मैंने आप लोगों को कहा था कि जब ये दोनों इन कॉन्टैक्ट में है, सो लाजमी होता है, अगर मैं इस पॉइंट पे देखो ना जहाँ मैं इस टाइम ये ग्रीन लाइन बना रहा हूँ, अगर आप देख सको, सो ये वो पॉइंट है जहाँ ये कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है, तो जो थ्रेड्स हैं आपके पास नट के और स्क्रू के वो दोनों एक दूसरे को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ आपके पास क्रशिंग स्ट्रेस होगी। ठीक है, सिग्मा सी। सो अब ये फार्मूला हमारे पास है BB' के लिए। सो अब ये यहाँ जो टॉर्क है ना वो चेंज हो जाएगा। टॉर्क इस वजह से चेंज होगा क्योंकि हमारे पास ये जो है यहाँ कॉलर वाला जो आपके पास आ रहा है ना वो आपके पास यहाँ आ रहा होगा, क्योंकि देख रहे हो लोड वगैरह अब
इसके साथ ही एसोसिएटेड है ना, तो इस वजह से यहाँ T2 आएगा, सिर्फ T ओवरऑल T नहीं आएगा। सो यहाँ जो है अगर आप उसको यूज़ करते हो तो आपके पास सिंपल वही फार्मूला और टॉर्क आपके पास अब ये चेंज हो गया, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये यहाँ लिखा हुआ है कि सेक्शन बी बी डैश इज सब्जेक्टेड टू कॉलर फ्रिक्शन टॉर्क T2, ठीक है। सो मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया। सो यहाँ से सिग्मा सी अब देखो, सो सिग्मा सी इज इक्वल टू यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर वो कह लें कि क्रशिंग स्ट्रेस, वो अब आपके पास जो है W/A और वो आपके पास सिंपल 51 आ गई। सो देखो ये इस वजह से भी है कि ये मेरे पास स्क्रू है और ये मेरे पास ये फोर्स एक्ट कर रही है और ये देखो इसके साथ ही एक्सियल फोर्स ही बन रही है, ठीक है। सो इस वजह से भी यहाँ आपके पास ही कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है। सो ये दोनों फोर्सेस मेरे पास मौजूद हैं। सो टॉम एक्स में फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो कि मेरे पास आ जाएगा 39.83। तो एक 59.86 वैल्यू आई, दूसरी आई 39.83। सो इसका मतलब है कि जो हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो पॉइंट ए पे अकर हो रही है और उसकी वैल्यू है 76.95। ये पॉइंट क्लियर है यार आप लोगों को? अच्छा चलें, अब यहाँ से ना हम एक रैंडम एक बंदा पकड़ते हैं और उससे हम कहते हैं एक्सप्लेन करें। यहाँ हमारे पास एक मिस्टर परफेक्ट मौजूद हैं। किधर गायब हैं परफेक्ट साहब? अपने आप को अनम्यूट करें और हमें बताएं कि हमारे पास ये ए और बी में दोनों वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंस क्यों आ रहा है। ओके, मिस्टर परफेक्ट हमारे से नाराज़ हैं, तो अब और किसके पास जाएं यार? चलें यार ये मज़र से पूछ लेते हैं। जी मज़र, वालेकुम सलाम। अच्छा चलें ठीक है जी, मिस्टर परफेक्ट हमारे पास वापस आ गए हैं। हाँ जी बताएं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चलें ठीक है, ठीक, थैंक यू। अच्छा उसके बाद जो है चलें ठीक है जी, यहाँ हमारे पास जो है ना मिस्टर परफेक्ट हमें गोली करा गए हैं। सो अब हम जाते हैं मज़र के पास दोबारा। मज़र भाई आप भी गोली करा रहे हो? चलें वो भी नहीं है। उसके बाद मियाँ हसन नवाज़ शरीफ, मज़र आ गए हैं जी। मज़र बताएं जी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के अंदर ये डिफरेंस क्यों है आपके ख्याल में? क्योंकि ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाह रहा हूँ कि ये क्लियर हो जाए। हाँ जी देखो ना, अब ये देखो मैं आप लोगों मैं ना स्लाइड आप लोगों के सामने ना मैं मूव करता हूँ। ये देखो ना, अगर आप यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हो कि आपके पास जो टॉम एक्स की वैल्यू है ए डैश में, वो हमारे पास आ रही है 79.65, जबकि पॉइंट बी के ऊपर यही वैल्यू जो है बन रही है 39.83। दोनों में फ़र्क क्यों आ रहा है? मैंने भी बताया, बताओ गलत बता दो, कोई मसला नहीं है यार, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। बोलो कुछ भी, गलत बोल तो जो दिल में आता है बोलो, बस गालियाँ नहीं बोलनी, ठीक है? इस टाइम रोज़ा चल रहा है। बताओ यार, फार्मूला वही है, फार्मूला वही है। लॉजिकली सोचो, फार्मूले को छोड़ दो, ये लो ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मुझे बताओ कि ए डैश वाली साइड पे, और ए डैश अगर आपको नहीं समझ आ रहा, सो ए डैश है हमारे पास ये वाली लेंथ, यहाँ ये जो मैं अभी ये हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ शेयर स्ट्रेस ज़्यादा आ रही है और यहाँ करके ये कम आ रही है, ठीक है? क्या वजह है इसकी? नीचे क्या है? नहीं नहीं देखो, मूवेबल पार्ट तो दोनों साइड पे है, स्क्रू तो बी बी डैश में भी है ना। क्या ख्याल है? आप इसको यूँ समझिए, तो उसने एक इंस्टेंट पे उसने लोड कर दिया, ये जब जैसे से मूव करता जाएगा तो ये नीचे मूव करते जाना, तो बी बी डैश के बाद भी लेंथ आती जाएगी, ठीक है? तो ये वजह तो नहीं है। अच्छा चलो मज़र, आपको नहीं समझ आ रहा ना यार, बताओ यहाँ जो ये सारे पार्टिसिपेंट हैं इनमें आप किसको समझते हो कि यार वो सियाना बंदा है, उससे ही पूछ लेते हैं हम। कौन है जो बता सकता है आपके ख्याल में? बोल दो, किसी को फंसा दो यार। हम्म, 2 रोल नंबर है साद मसूद।
चलो जी साद, आप बताओ यार, आपके ख्याल में ये क्यों होगा? हम्म। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ वो नहीं आएगी आपको, वो मैं उसके आंसर लेके मैं आप लोगों के साथ शेयर। हम्म। अच्छा चलो यार, मैं ना आप लोगों को, सर ठीक है ठीक है, सर ठीक है, मैं ना आप लोगों को यार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो वजह ये थी, एक चीज़ अब निशानियाँ नोट करनी है। देखो यहाँ आपके पास जो सिग्मा बी बी डैश है उसमें यहाँ यूज़ हो रही है, सॉरी ए डैश में आपके पास यूज़ हो रही है सिग्मा बी, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्यों यूज़ आई, मैंने आप लोगों को बताया था कि यार ये जो हमारे पास ये नट मौजूद है और ये हमारे पास स्क्रू है, नट और स्क्रू के अंदर बहुत ज़्यादा अनअटेंडेड लेंथ मौजूद है। सो जिसकी वजह से ये बेंडिंग का केस बन जाता है, यानी कि कॉलम का केस बन जाता है, जो कि हमने पीछे कवर भी किया था। ठीक है, सो वो कॉलम का केस है। तो इसमें आपके पास हमें वहाँ बेंडिंग आपके पास आ रही है। एक तो ये वजह है कि अनअटेंडेड लेंथ मौजूद है। जो हमारे पास बी बी डैश है ना, जो यानी कि ये वाला पॉइंट था, यहाँ मसला ये था कि ये बिल्कुल एसोसिएटेड है आपके पास सिर्फ कॉलर फ्रिक्शन टॉर्क के साथ। जबकि हमारे पास जो ए डैश है ना, उसमें अगर टॉर्क देखो तो कंप्लीट टॉर्क लग रहा है, T1 प्लस T2 लग रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ आपके पास सिर्फ कॉलर फ्रिक्शन टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये तो आपके पास देखो, यही तो कॉलर आपके पास यहाँ मौजूद है ना। सो यहाँ सिर्फ कॉलर फ्रिक्शन टॉर्क लगेगा, जो कि आपके पास होता है T2। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ अगर ये नट है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अब जो मैं करूँगा वो आप लोगों को नज़र आए। देखो हमारे पास ये नट है, ये ब्लू में जो बना रहा हूँ, ये आपके पास नीचे स्क्रू है, ये पॉइंट है। अब देख रहे हो इनके दरमियान गैप बहुत कम है, गैप बहुत कम है। तो टेक्निकल अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों के दरमियान अनअटेंडेड लेंथ बहुत कम है, यानी कि चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अनअटेंडेड। अनअटेंडेड लेंथ जो है वो बहुत कम है, यानी कि जितनी भी लेंथ है उसको जो है आपके पास जो है उसको कवर कर रहा है। देखो इसको हम अनअटेंडेड क्यों बोल रहे हैं, देखो जिस तरह हमारे पास लैब में होते हैं, लैब अटेंडेंट होते हैं, या फिर हॉस्पिटल्स में अटेंडेंट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है कि आपके पास जो पेशेंट है या कुछ है, उनको उसने केटर करना है या उसको उनका ख्याल रखना है। जो नट जो है वो तमाम जो लेंथ उसके बाद आ रही है ना, उसको अटेंड कर रही है। तो इस वजह से अनअटेंडेड लेंथ इसमें नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ T2 आ रहा है और अनअटेंडेड लेंथ नहीं है। तो अब बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होगा, बल्कि अब इसमें क्रशिंग स्ट्रेस होगा। क्यों, और उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। यहाँ ये देख रहे हो, अब ये देखो बोल्ट और ये नट साथ साथ हैं। आप इसको फर्ज करो कि ये हमारे पास स्क्रू है, ठीक है, पावर लीड स्क्रू है। तो देख रहे हो ये दोनों साथ साथ मौजूद हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रशिंग फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि नट जो है चाह रहा है कि बोल्ट कुछ इस तरह से कट हो जाए, क्रश हो जाए, और आपके पास जो बोल्ट है वो चाह रहा है कि नट कुछ इस तरह से क्रश हो जाए। सो अब यहाँ क्रशिंग स्ट्रेस आपके पास लग रही है। ठीक है, सो क्रशिंग स्ट्रेस लग रही है, जिसकी वजह से सिग्मा सी आ जाता है। और सिग्मा सी जो है वो सिंपल आपके पास लोड ओवर एरिया है। ठीक है, सो और यहाँ से आपके पास वो बेंडिंग स्ट्रेस की जगह क्रशिंग स्ट्रेस आ जाती है, जिसकी वजह से इवेंचुअली हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस है वो इस पॉइंट पे कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास ए पॉइंट पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है और बी के ऊपर नहीं है। अब बताएं यार, ये पॉइंट सारों को क्लियर है? अगर नहीं है तो बताओ, अभी हम इस पर दोबारा और टाइम भी लगा सकते हैं। ये आखिरी चीज़ है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, हम 4 मिनट के अंदर फ्री होंगे। मगर ये समझना ज़रूरी है, ये पॉइंट समझना ज़रूरी है। ठीक है, इसका मुझे प्लीज़ बता दो कि अब आप लोगों को यार ये पॉइंट क्लियर है कि ये चीज़ क्यों है। ओके, अच्छा देखो यार, एक और चीज़ मैं आप लोगों को ना यार मैं बता दूं, मेरी बेसिकली ऐसा नेचर नहीं है कि आप लोग मेरे से कोई क्वेश्चन करो और मैं कहूँ कि यार ये आप लोगों ने क्यों पूछा ये वो इस तरह। आई डोंट माइंड, ठीक है। सो आप लोगों को यार जहाँ नहीं समझ आती ना वहाँ पूछा करो। देखो आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो और साइंस की जो बेस है ना वो होती है क्यों के ऊपर। एक चीज़ हो रही है, वो एक जो आम बंदा है उसको भी पता लग रहा है कि यार ये काम हो रहा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को स्क्रू जैक की एग्जांपल दी ना, वो भी नया जो लेंथ ऑफ लीवर है वो ज़्यादा करेगा, उसको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, मगर आप लोगों का सवाल है पूछना कि यार ये क्यों हो रहा है। क्यों का जवाब आप लोगों को हमने यहाँ डिस्कस भी किया। आप साइंस के स्टूडेंट यार, आप लोग क्यों के ऊपर फोकस किया करो कि ये चीज़ क्यों हो रही है। ठीक है, उसकी रीज़न हर एक चीज़ की कोई ना कोई रीज़न है। ठीक है, और सबसे बेहतर से देखो यार, जो ग्रेड्स है जो सारा कुछ है वो एक अलहदा चीज़ है। मेन चीज़ ये है कि यार आप लोग कोई टेक्निकल चीज़ अगर सीख के जाओ
और वो सीख आप तभी सकते हो जब आप इस जहन में इस चीज़ को क्वेश्चन करो कि यार ये चीज़ क्यों हो रही है। उस क्यों का जब जवाब आप लोग फाइंड करोगे तभी आप लोगों की ग्रोथ होगी, तभी आप लोगों की लर्निंग होगी। ठीक है, इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप लोग क्यों का जवाब ढूंढा करो। आप लोग अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो उस क्यों का जवाब पूछने के लिए आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ग्रुप इसीलिए बना हुआ है कि यार वहाँ पूछो कि यार ये चीज़ क्यों है। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो था मैंने आप लोगों को वहाँ सिंपल एक मैंने मैसेज किया था कि जो है कि अगर आप लोगों की क्वेरी हो तो बताएं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे यूट्यूब पे नंबर ऑफ़ व्यू से पता लग रहा था और एवरेज टाइम से पता लग रहा था कि यार ये 5 या 7 बंदों ने सिर्फ खोली है, उन्होंने लेक्चर नहीं लिया। जिसकी वजह से मैंने यहाँ ऑनलाइन ये लेक्चर ये रखा कि यार एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप लोगों को कवर आ जाएँ। अभी भी कुछ चीज़ें अब आप लोगों को नहीं क्लियर हो रही होंगी, उसके लिए अब आप लोगों को इससे पहले पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। पिछला लेक्चर देखोगे तो ये चीज़ आप लोगों को यार यहाँ से अभी आगे क्लियर होगी। ठीक है, सो जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं लिया काइंडली पिछला लेक्चर जो है वो लो, ताकि आप लोगों के तमाम डिस्कशन जो है ना वो कवर हो। ठीक है, आसिम आप यार बहुत लेट आए हो। ठीक है, जहमत ही किया आने की आपने वैसे, तो चलें फिर भी देखते हैं कि जो हमारे पास आखिरी चीज़ रहेगी उसमें अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ में कोई चीज़ आती है। जी 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 आसिम। चलें ठीक है, एनीवेज कोई इशू नहीं है। लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, काइंडली यार इसको आप लोगों ने लेना है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ना एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ मैं आप लोगों को देता हूँ नॉर्मली जो है ना। वो एक, ठीक है आप माइक ऑफ कर सकते हो। नॉर्मली जो है ना वो मैं एज एन असाइनमेंट देता होता हूँ। सो वो मैं अब आप लोगों को ना बेसिकली प्रॉब्लम दूंगा जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट करते हैं पावर स्क्रू का, और साथ ही मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। वो आप लोगों ने मुझे संडे तक करके आप लोगों ने जमा कराना है। ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर में ना शेयर कर दूंगा ग्रुप में। उसको जो है चलें हम दोनों को ऐड करके ना असाइनमेंट ही बना लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 हमारी हो जाएगी। असाइनमेंट से जो है ना एटलीस्ट आप लोग काम कर लेते हो। जी फैसल कुछ कहना चाह रहे थे? चलो ठीक है, टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, देख लेते हैं, या आगे दे दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है। सो चलें ठीक है। सो अब हमने यार बेरिंग प्रेशर फाइंड आउट करना है थ्रेड्स के ऊपर। जी जी, कौन बात करना चाह रहे थे? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्योंकि देखो वो बेसिकली आपके पास यहाँ एक्ट कर रहे हैं, सो बेसिकली उसको कंप्रेस ही, क्रशिंग स्ट्रेस बेसिकली कंप्रेस ही तो कर रही है उसको। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने चलना है बेरिंग प्रेशर ऑन थ्रेड्स के ऊपर। ठीक है, सो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखो तो उसने हमें नट की हाइट गिवन है। अगर आप देखो सो ये 25 उसने गिवन है कि ये नट की हाइट है। ठीक है, अब हमें यह पता है कि अगर हमारे पास हाइट ऑफ नट है ना, तो और जो है ना हम यहाँ से कहने के फाइंड आउट कर सकते हैं आपके पास नंबर ऑफ़ थ्रेड्स कितने आएंगे इन कॉन्टैक्ट में। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो लाजमी बात है यार, आपके पास जो पिच होती है ना स्क्रू की, वो आपके पास फिक्स होती है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान जो है वो क्या डिस्टेंस है। लेट से मैं कह देता हूँ कि वो 2 mm है, तो आप लोगों को ये पता है कि जब ओवरऑल मेरे पास जो नट है उसकी लेंथ अगर 25 है, तो आप सिंपल यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि यार नंबर ऑफ़ थ्रेड्स कितने आएंगे। ठीक है, जब आपको एक का डिस्टेंस पता है, ओवरऑल डिस्टेंस गिवन है, तो नंबर ऑफ़ थ्रेड्स आ जाएंगे। ठीक है, जो कि इस केस में हमारे पास आते हैं 12.5। नंबर ऑफ थ्रेड्स अगर हमें गिवन है ना, तो हम बेसिकली थिकनेस ऑफ थ्रेड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थिकनेस ऑफ थ्रेड जो है वो आपने पिच डिवाइडेड बाय 2 लेनी है, यानी कि 2/2 या फिर 1 mm। ठीक है, थिकनेस हो गई, नंबर ऑफ थ्रेड्स हो गए। सो अब हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं बेरिंग प्रेशर हमारे पास थ्रेड्स के ऊपर कितना है। तो वो हमारे पास पी जो है W/π/dTn। W हमें 4000 न्यूटन गिवन था। ये देखो ये लोड हमारे पास जो लग रहा है, पाई और डी हमें गिवन था, डी हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, डी बेसिकली वो मीन डायामीटर है, सो वो हमने फाइंड आउट किया। सो ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास टी थिकनेस है और एन जो है वो 12.5 है। अच्छा एक मिनट रुको, डी को मैं जस्ट एक बार वेरीफाई कर दूं आप लोगों को। अच्छा ये यार अच्छा आप लोगों के यार ये जहन में ना ये क्वेश्चन आएगा
कि ये जो है ना हमारे पास डी कहाँ से आया। सो यार डी यहाँ से आया, ये देखो, ये डी देख रहे हो 11 mm है। ये डी 11 mm किसका है कि हमारे पास ये जो स्क्रू था इसका मीन डायमीटर कितना है, ठीक है। अब स्क्रू का मीन डायमीटर, क्योंकि नट और जो आपके पास स्क्रू है वो आपस में इन कांटेक्ट होते हैं, तो जो आपके पास मीन डायमीटर स्क्रू का होगा वही हम मीन डायमीटर ले रहे होंगे नट का, ठीक है। सो जिसकी वजह से आपके पास जब हम यहाँ बात करते हैं ना बेरिंग स्ट्रेस में वो जो डी था, सो हमने वहाँ डी की वैल्यू हमने यहाँ से ये ली जो कि हमारे पास 11 थी, ठीक है। सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 9.26। अगर 9.26 अगर मैं आप लोगों को वो चार्ट से दिखाऊं जो कि हम लोगों ने यार यहाँ कवर किया है, ये देखो, अब आप लोगों के पास ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो आप लोग बता सकते हो कि यार ये अगर स्टील ब्रॉन्ज का केस हो तो उसमें भी ये हमारे पास चल सकता है, ठीक है। स्टील कास्ट आयरन हो तब भी चलेगा, यानी कि हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो नट और जो स्क्रू का कॉम्बिनेशन है वो सेफ़ भी है कि नहीं, तो वो हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं हमारे केस में। और अगर इन केस अगर आपको कहीं डिज़ाइन करना पड़ता है तो आप उसको फिर यहाँ आप कैलकुलेट करके सो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ जो है यार हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। सो कोई सवाल हो किसी का?